आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य भूमि आनंद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से जागृति शुक्ला। आपका वीडियो जो चल रहा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई देख रहा है, आपको देख के अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई आपके जैसा बोलना चाह रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? तो मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी मिलना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। नो योर लीडर यूथ प्रोग्राम। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ये जर्नी कैसे तय करी, इसकी प्रोसेस क्या है? आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम तक पहुँचेंगी कि नहीं? सो बेसिकली ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जब मैं लास्ट ईयर में थी मेरे ग्रेजुएशन के। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि मीन्स मैं सेमेस्टर 6 की एग्ज़ाम दूँ बिकॉज फाइनल्स, और इस साइड मेरा ड्रीम। तो जब आप संसद में थी तब आपका कोई ऐसा यादगार इंटरेक्शन रहा हो जैसे कि आपको एकदम याद रह गया हो, मेमोरेबल हो गया? तो इसके पीछे की भी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो उसमें एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैंने बताया था पहले कि 12 स्टेट्स में गुजरात इन्वॉल्व नहीं था। तो उस टाइम मैंने बोला कैसे, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो उधर ऐसा सीन हुआ, जो हमारे स्पीकर सर हैं ओम बिरला सर, और फिर बाकी के जो पॉलिटिकल्स लीडर हैं वो लोग आए थे। जब आपकी स्पीच वायरल हुई तो आपके घर पे व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? उनको कैसा फील हुआ वो देख के? ऐसा हुआ कि मेरे पापा को मैंने जस्ट बताया, मतलब भेजा, तो मेरे पापा ऐसे हैं कि आपने ये चीज़ बिल्कुल मेंशन की है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से आई हैं। उनका कोई ओपिनियन जो आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंसिंग हो, यू प्रीच दैट वैल्यू टू एवरीवन, कोई ऐसा एक ओपिनियन या वैल्यू शेयर करना चाहें तो? अब जैसे आपने बोला कि सरदार पटेल, मतलब मेरे लिए ये बोलते हैं ना कि एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेती हूँ। उनके नाम में ही एक। नमस्कार, मैं हूँ आकृति सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक्स। वेलकम टू ट्रेंडिंग गुजरात। मलाला कहती हैं कि मैं आवाज़ इसलिए नहीं उठाती ताकि मैं चिल्ला सकूं, बल्कि मैं आवाज़ इसलिए उठाती हूँ ताकि उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे जिन लोगों की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। बिल्कुल इसी तरह विमेन एम्पावरमेंट को एक और कदम ऊपर ले जाते हुए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे नो योर लीडर प्रोग्राम युवा सांसद की एक स्पीकर जागृति शुक्ल। आज उनका वेलकम करेंगे ट्रेंडिंग टॉक्स पर और जानेंगे कि उनकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही और उन्होंने ये जर्नी कैसे तय करी है। सो वेलकम जागृति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। What's about you? It's the same with me. So आज आपका वीडियो जो चल रहा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई देख रहा है, आपको देख के अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई आपके जैसा बोलना चाह रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? सो मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी मिलना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। नो योर लीडर यूथ प्रोग्राम। सो यस, मैं मतलब इंस्पायर करना चाहूँगी लोगों को। ओके, ऑलराइट। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, एज शी मेंशन्ड, नो योर लीडर प्रोग्राम, जो कि युवा सांसद का प्रोग्राम है। उनमें इन्होंने एक बेहतरीन स्पीच दी है जिसमें इन्होंने अपने देशभक्ति की बात की है, देश को डेवलप कैसे करना है उसकी बात की है, और भारत और एक भारत के नागरिक होने की सुंदरता का वर्णन किया है। तो अब इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ये जर्नी कैसे तय करी, इसकी प्रोसेस क्या है? आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम तक पहुंचेंगी कि नहीं? ओके, सो बेसिकली ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जब मैं लास्ट ईयर में थी मेरे ग्रेजुएशन के। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था, आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स में मैं टॉप 5 में थी। सो बिकॉज ऑफ माई सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम मैंने खुद को उस इवेंट में से विड्रॉ कर लिया था, और वो नेशनल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट वो प्रोग्राम का नाम था। सो वहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने जब विड्रॉ किया तो उस टाइम मेरी फीलिंग ये थी कि नहीं, मतलब बोलते हैं ना, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि मीन्स मैं सेमेस्टर 6 की एग्ज़ाम दूँ बिकॉज फाइनल्स, और इस साइड मेरा ड्रीम। तो उस टाइम मैंने खुद को विड्रॉ किया, और फिर उस टाइम जो सर थे हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, आगे कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए अभी ये चीज़ हो रही है। सो आफ्टर 5 to 6 मंथ मुझे कॉल आया
कि नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर युवा सांसद, नो योर लीडर। सो उस टाइम मेरे लिए थोड़ा मतलब रिएक्शन ये था कि मतलब सच में मैं कैसे सिलेक्ट हुई, मैंने अभी कोई ना स्पीच वगैरह ऑडिशन। तो उन्होंने बोला हमने आपकी स्पीच विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में देखा था और आप 4th पोजीशन पे थे और आपने खुद को विड्रॉ कर लिया था। सो मैंने बोला यस। तो उस टाइम मेरा रिएक्शन ये था कि मीन्स लोकसभा में बोलना, कैसे क्या करना, मीन्स उस टाइम ये भी था कि 12th स्टेट में गुजरात स्टेट नहीं था। सो उधर का जो मतलब सीन ये हुआ कि देखते हैं अब आगे क्या होगा फिर। अच्छा, ऑलराइट। तो आपको शुरू से ही पॉलिटिक्स और जो भी ये पूरा पॉलिटिकल करियर है, एक लाइन है, उसमें आपको इंटरेस्ट था, राइट? यस, मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। मैं जब ग्रेजुएशन में आई तब मैं जैसे एलोकेशन कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, फिर विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, मतलब बहुत सारे इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपसे शेयर करना चाहूँगी। यूथ फेस्टिवल वगैरह होते हैं हमारे कॉलेज में, तो उस टाइम मैंने एलोकेशन कंपटीशन में लिया था और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम जब मैं स्टेज पे गई तो आई जस्ट शिविर, और मैं जस्ट 2 लाइन बोल के पीछे हट गई। और मैं मतलब उस टाइम डिसाइड किया मैंने कि अब नहीं, अब इस चीज़ को मेरी स्ट्रेंथ बनाना है और इस चीज़ से मैं इतना आगे जाऊंगी कि लोग मुझे इसी चीज़ से जानेंगे। वंडरफुल। तो जो आपकी ये जो पूरी जर्नी रही है, एज यू सेड यू गॉट सिलेक्टेड एंड देयर वाज द स्पीच, सो ये स्टार्ट कैसे हुआ? आपको पॉलिटिक्स चीज़ क्या है, ये कैसे पता चली? आप में कहाँ से ये चीज़ पनपी कि मैं ये करूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है? हाउ डिड यू गेट टू नो दैट? ओके, सो इसके पीछे की एक स्टोरी ये है कि जब मैं एक्चुअली मैं एनएसएस में थी और मैंने आरडीसी रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी उस टाइम 2024 में नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया था मैंने। सो वहाँ पे जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर जब वो स्पीच दे रहे थे तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मतलब हमें युवाओं की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। तो उस टाइम मेरे माइंड में एक स्पार्क आया कि हाँ मतलब क्यों नहीं, हम यूथ क्यों नहीं डेवलपमेंट कर सकते, वाई ऑलवेज ओल्ड एज पीपल, वाई नॉट यंग एज, वी आर, क्यों हम ऑलवेज जॉब के पीछे भाग रहे हैं, हमें मतलब पॉलिटिक्स को हमारी ज़रूरत है। तो उधर से मैंने मतलब डिसाइड किया कि नहीं, मैं भले पॉलिटिक्स में जाऊं या ना जाऊं वो सेकेंडरी थिंग है, हाँ बट मैं उस ट्रैक पर ज़रूर जाना चाहूँगी। तो बस यहाँ से ये शुरू हुआ और फिर यहाँ तक का मेरा सफ़र। हाँ, वंडरफुल। जागृति ने पहले डिस्कशन में मेंशन किया था कि वो केमिस्ट्री भी स्टडी करती है, मास्टर्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? आप ये भी कर रही हैं, आप ये भी कर रही हैं, हाउ डू यू डू इट? सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। सो स्टार्टिंग ये होती है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरे 10 बजे से क्लासेस होते हैं। सो मैं जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बेसिकली मैं अपनी हॉबीज़ को डेडिकेट करती हूँ। तो उस टाइम में मैं मतलब अपनी हॉबीज़ को टाइम देना, अपने स्पीच, अपने वोकेबलरी, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस, पेंटिंग्स, वो डांसिंग, ये सब हॉबीज़ को मैं टाइम देती हूँ। और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई, स्टडीज़ को मैनेज करना, फिर जर्नल्स वगैरह लिखना, बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, लैब में काम करना। सो आफ्टर दैट मैं फिर रात के जो 11:30 से 12 का टाइम है, मीन्स सोने से पहले, वो टाइम मैं अपने हॉबीज़ को देती हूँ। सो इस तरह से मैं पूरा मैनेज करती हूँ अपनी हॉबीज़, अपने पैशन और अपनी स्टडीज़, तीनों चीज़ों को। आपकी पेंटिंग और डांस के सिवा और क्या क्या आपकी हॉबीज़ हैं? सो मैं पेंटिंग्स करती हूँ, डांस, और फिर मैं मतलब पोयम वगैरह लिखना हुआ, मीन्स रैंडमली थॉट्स आए। फिर कभी कभी कोई चीज़ को मतलब मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं लोगों से बात करना, उनके इंटरव्यूज़ लेना या उनसे इंटरेक्ट करना, मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है। सो मेरा ये हॉबी है। बेसिकली आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और अच्छा। मुझे पसंद है कि लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें। सो इंटरेक्शन से हमारा अगला सवाल उठता है कि जब आप संसद में थी तब आपका कोई ऐसा यादगार इंटरेक्शन रहा हो जैसे कि आपने किसी से बात की हो और आपको एकदम याद रह गया हो कि वाह, ये तो कुछ मेमोरेबल हो गया?
ओके, तो इसके पीछे की भी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो उसमें एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैंने बताया था पहले कि 12 स्टेट्स में गुजरात इन्वॉल्व नहीं था। तो उस टाइम मैंने बोला कैसे, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो उधर ऐसा सीन हुआ, जो हमारे स्पीकर सर हैं ओम बिरला सर, और फिर बाकी के जो पॉलिटिकल्स लीडर हैं वो लोग आए थे, और स्पीकिंग का चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे जो लोग थे उनसे बोला कि सर मुझे बोलने का मौका चाहिए, बोलने का मौका चाहिए। बट वहाँ पे सबने बोला नहीं, आप 12 स्टेट्स में नहीं हो, सो यू कांट। सब ने मुझे मना किया। वहाँ से जो मतलब एंकरिंग कर रही थी मैम, उन्होंने भी बोला नहीं, हम आपको चांस नहीं दे सकते, सो आप चुपचाप बैठ जाओ। तो एक्चुअली इंसिडेंट ये हुआ कि सडनली जो स्पीच का चल रहा था सब, उसी बीच में ओम बिरला सर आए, और मैं डायरेक्टली उनके सामने गई और मैंने बोला सर मैं आनंद से, सरदार पटेल की भूमि से आई हूँ और मुझे स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो सर ने बोला अरे ऐसे कैसे नहीं दिया जा रहा, लाओ अभी तुम्हारा नाम बोलो। उन्होंने एक पेपर में नाम लिखा और मुझे बोला कि मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, जो बोलना है, जिसके लिए बोलना है बोल दो। तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे बोलना है तो देश के डेवलपमेंट के लिए ही बोलना है। तो सर ने बोला ठीक है, जाओ 2 मिनट दिए, और अगर तुमने यहाँ जाके अपना काम अच्छे से पूरा कर दिया तो फिर आगे हम मिलते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन था मीन्स इतना मेमोरेबल था, और एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के गया कि आगे हम मिलते हैं मीन्स व्हाट। आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ को कभी छीन के भी लाया जा सकता है। एक्चुअली हमें अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा छीनना ही पड़ता है, कभी वो हमारे पास आती नहीं है। हमारे टीचर हमेशा कहते थे कि द डोर ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज कम व्हेन यू पुश द डोर, सो वी ऑलवेज पुश द डोर, सो तब आएगी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी। ब्यूटीफुल, योर टॉक्स आर लवली। जो स्पीच आपने दी थी, वो स्पीच बहुत कॉन्फिडेंस से आपने, यू डिड नॉट स्टटर एट ऑल, आप कहीं अटकी नहीं, कहीं आप रुकी नहीं, मतलब आपकी पकड़ जो थी भाषा पे वो बहुत सुंदर थी। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हम अपनी लैंग्वेज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, हम कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? ओके, तो मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि आजकल के जैसे मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या हम हिंदी बोलें इंग्लिश बोलें, हम मिक्स करते हैं। सो उसके लिए सबसे मेन थिंग ये होती है कि हमें आधे से मतलब दिन में, मैं ये नहीं बोल रही कि 24 आवर्स में से आप 2-3 घंटे दो, 30 मिनट्स इनफ है। किसी भी एक लैंग्वेज पे आप काम करो, उस पे कमांड हासिल करो, जो मतलब हार्ड वर्ड्स हैं उसको लेके आप प्रोनाउंस करो, मिरर के सामने जाके बोलो, तब जाके आप किसी एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड पा पाओगे। और मेन कॉन्फिडेंस की बात हुई, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को। जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने यूथ फेस्टिवल में शिविर होके मैं बैक ऑफ कर गई थी। सो उसके बाद से आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है। सो वो एक जज्बा होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अब इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। तो तब जाके हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके, आपने डेवलपमेंट का मुद्दा ऑलमोस्ट हर एक स्टेटमेंट में टच किया है। सो डू यू थिंक कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड इन पास्ट 10 ईयर्स, और डू यू थिंक कि पोटेंशियल ज़्यादा था और इंडिया और डेवलप कर सकता था, या फिर पोटेंशियल कम था और इंडिया ने ज़्यादा डेवलप किया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पास्ट 10 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट? सो मैं बेसिकली पास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है कि हम यूथ, वुमेन और एजुकेशन सेक्टर, इन तीनों चीज़ों पर काम करें। सो मैं मतलब आज की जो गवर्नमेंट है उनसे यही बोलूँगी कि उन्होंने जो वुमेन्स के ऊपर काम किया है, जैसे अब आने वाले 5 ईयर्स में जो पार्लियामेंट है, लोकसभा में जो मोस्ट ऑफ सीट्स होंगी वो वुमेन्स वहाँ पे बैठेंगी लोकसभा में। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मतलब डेवलपमेंट में ये आया कि जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने ये ड्रीम देखा है कि 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र कहलाएगा। और उस दौर में मतलब वो इतना स्पीड में काम चल रहा है। तो हाँ, मतलब आने वाले पिछले 10 सालों से और आने वाले 10 सालों में हमारी गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या होना बंद हो जाना चाहिए? ओके, सो मेरे हिसाब से जैसे वुमेन्स के ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट है काम कर रही है, और जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि जैसे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ सिटी तक सीमित रह जाती हैं, जो गांव तक नहीं पहुंच पाती। अब जैसे अब मैं वुमेन हूँ, सो बेसिकली मैं बात करूँ कि पीरियड्स में वो जो हमारी विलेज की
लेडीज़ हैं वो अभी भी कपड़े यूज़ करती हैं। सो वहाँ तक हमें पैड पहुँचाना, ये सब, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। फिर 24 आवर्स हेल्थ सेंटर ओपन होना चाहिए ताकि जब भी किसी को भी अगर आधी रात में भी ज़रूरत हो तो वो इजीली हेल्थ सेंटर में पहुँच सके। अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होती तो आप क्या करना पसंद करती देश के साथ? सो मैं बेसिकली एजुकेशन सेक्टर और वुमेन सेक्टर और सबसे मेन थिंग यूथ, इन 3 चीज़ों पर वर्क करूँगी। मैंने जैसे मेंशन किया कि मैं रूरल एरियाज़ में भी लोगों को बताऊंगी कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कर रही है बट आप तक नहीं पहुंच पा रही। सेकेंडरी थिंग कि मैं इन्वायरमेंट पे ध्यान दूंगी, द मोस्ट थिंग, क्योंकि हम आजकल डेवलपमेंट करने के चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट भी है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फिर हम सांस कैसे लेंगे, डेवलपमेंट का फ़ायदा कौन उठाएगा। तो हर एक स्टूडेंट को एक एक ट्री लगाना कंपलसरी, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल, हर जगह, मतलब एक स्टूडेंट को एक ट्री कंपलसरी, वो उसकी देखभाल करे, उसको बढ़ाए। और बेसिकली मैं यही ऐड करूँगी कि मैं स्कीम्स को नहीं सिस्टम को बदलूँगी, और मैं फाइल्स को नहीं फ्यूचर को बदलूँगी, वंडरफुल। और मैं देश को नहीं देश के यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। वंडरफुल वंडरफुल। तो इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रिचुअल जो आप फॉलो करती हो, एनवायरनमेंट की तरफ आपने कोई स्टेप लिया हो और आप उसे डेली फॉलो करती हो, प्रैक्टिस करती हो? मैं मतलब NSS से मैं Of जुड़ी हुई हूँ। course, हाँ। हाँ, तो हम मतलब हमेशा प्लांटेशन वगैरह करते हैं। मैंने ऐसे मेंशन किया, तो मैं ग्रेजुएशन में जो हमारे सर थे डॉक्टर राजीव भट्टी सर, मैंने उनके साथ मिल के आंकलावाड़ी गांव में, वहाँ पर जो द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है, वहाँ जाके हमने 100 ट्रीज़ का प्लांटेशन किया था। और हम हर महीने वहाँ जाते हैं, उन ट्रीज़ को देखते हैं, मीन्स वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, और अगर वो टूट गए हैं तो उसकी जगह हमें न्यू प्लांट्स इम्प्लांट करना है कि नहीं। तो हाँ, मैं मतलब हर मंथ का जो अपना एक दिन है वो इन्वायरमेंट को डेडिकेट करती हूँ। वंडरफुल। जब आपकी स्पीच वायरल हुई एंड यू मेंशन्ड कि यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू बूम अप लाइक दैट, तो आपके घर पे व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? उनको कैसा फील हुआ वो देख के? एक्चुअली ये मतलब ऐसा हुआ कि मेरे पापा को मैंने जस्ट बताया, मतलब भेजा, तो मेरे पापा ऐसे हैं कि हर जगह फेसबुक पे डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, आजकल के पापाओं का मीन्स यही है। तो मेरे पापा ऑलवेज माई सपोर्ट सिस्टम, उन्होंने ऑलवेज मुझे सपोर्ट किया, ना कभी किसी चीज़ के लिए रोका, ना ही कभी मना किया। इनफैक्ट अगर मैं बस इतना बोल दूं कि पापा मुझे यहाँ जाना है, तो वो बोलते आराम से जाओ, बिंदास। मम्मी थोड़ा बोलती हैं बट पापा नेवर। तो मेरे लिए ये था, मैं सुबह उठी, मॉर्निंग में 8 बजे कॉल आया कि बेटा यू गॉट वायरल। मैंने बोला हाँ कैसे? तो पापा बोल रहे हैं तुम्हारी रीच 100 के पहुंच गई है। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे, 100 के रीच, 10 के लाइक्स। सो उस टाइम मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब ठीक है। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल। मैं चाय पीने, मेरे डिपार्टमेंट के सामने मैं चाय पीने जाती हूँ, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आई और मुझसे बोलती है कि हमने आपका आज वीडियो देखा, मीन्स आप वही हो ना? मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ, बिकॉज मैं चश्मे लगाती हूँ और मैंने मतलब उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बोल रहे हैं कि आप वही हो ना? मैंने बोला हाँ हाँ मैं वही हूँ। क्यों? तो बोल रहे हैं अरे मैम आपके साथ मेरे को मतलब आपसे इंस्पिरेशन है, मुझे आपसे पूछना है कि आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो, फिर आप कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे। मीन्स उस टाइम मैं ऐसा फील कर रही थी कि मतलब मैं क्या ही हूँ क्या नहीं। सो वो मेरे लिए बहुत ही, बोलते हैं ना कि एक फर्स्ट टाइम जो मेरे लिए था वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आपको एक एक्सपोजर मिला है, बहुत वाइड एक्सपोजर मिला है एट द फर्स्ट गो। सो डू यू थिंक आप इस एक्सपोजर को पोटेंशियली आगे यूज़ कर सकती हैं अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को कन्वे करने के लिए? हाउ डू यू थिंक कि आप इस एक्सपोजर को हेल्पफुल वे में यूज़ कर सकती हैं? ओके, सो आपने जैसे बोला कि मुझे फर्स्ट टाइम, सो बेसिकली मैं 1 साल पहले दिल्ली गई थी RDC के लिए, मतलब रिपब्लिक डे जो परेड होता है, मैंने मेंशन किया। तो वहाँ पे भी मुझे एक एक्सपोजर मिला था कि मीन्स मैं एक यूथ आइकॉन बन जाऊँ माई भारत का, और ऑल ओवर गुजरात को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ उस प्लेटफॉर्म पे। सो वो एक्सपोजर के थ्रू मुझे उतना नहीं मिला जितना इस एक्सपोजर के थ्रू मिला। सो ये मैं हेल्पफुल इस वे में बना सकती हूँ कि मैं, जैसे मुझे अगर बोला जाए कि पब्लिक स्पीकिंग, फिर लीडरशिप क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बोला जाए यूथ को इंस्पायर करने को या यूथ को उसके बारे में बताने को, तो मैं मतलब
ये मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं लोगों को बताऊं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे और 100 लोग आए, तब जाके हमारा भारत विकसित बनेगा। विकसित बनेगा। आपने मेंशन किया कि आपका ये एक्सपोजर कंपेयर टू पहले वाला एक्सपोजर बहुत ज़्यादा वाइड था, बहुत आउटरीचिंग था। तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन व्हेन इट कम्स टू कन्वेइंग ओपिनियंस? एग्जैक्टली, सो सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल वेपन मेरे ख्याल से। तो ये बिकॉज डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करें, और हम सोशल मीडिया को किस तरह और हेल्पफुल बनाएं और लोगों तक सही मैसेज कन्वे करें। सो मैं हमेशा सोशल मीडिया का यूज़ जो है, हमेशा अपनी जो पॉजिटिविटी या फिर लोगों को इंस्पायर करना, हमेशा मेरे जो प्रोफाइल है उसमें मोस्टली मेरे वीडियोस भी वही होंगे जिससे मैं लोगों को इंस्पायर करूं। सो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिससे हम यूथ, गवर्नमेंट और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं, क्योंकि आज हर एक बच्चा है जो सोशल मीडिया पे है, अगर वो सही चीज़ें देखेगा तब जाके वो आगे सही इंसान बनेगा। तो हाँ, सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल वेपन। एंड यू स्क्रॉल एंड यू सी योर वीडियोस। यस, नहीं एक्चुअली मैं स्क्रोलिंग कम करती हूँ, तभी मैं वहाँ पहुँची। वाओ। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूरा एक आपका जर्नी रहा है राइट, थ्रू आउट। आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने कहा कि आपके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। सो सोशल मीडिया यूजेज भी अभी के यूथ में इट्स वेरी सर्कुलेटेड, एवरीवन इज़ यूजिंग इट एंड इट्स वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू शेपिंग एन ओपिनियन। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेल मैंशनड ऑफ यू के यू नो हाउ टू यूटिलाइज इट, वो डिपेंड करता है। आपने बोला आप इतना कुछ मैनेज कर रही हैं, तो एक छोटा सा टिप अगर आप व्यूअर्स को दे सके कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आज बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत कुछ करना होता है, उनको बहुत सारी हॉबीज़ होती है, रेजिन आर्ट करना है, क्रोशे करना है, ये करना है, वो करना है, बट वो सब नहीं कर पाते एंड ऑफ कोर्स सब नहीं होता। सो हाउ डू यू थिंक कि इट कैन बी डन? सो टाइम मैनेजमेंट अगर बोला जाए तो मैं ये मानती हूँ कि अगर एक यूथ को या अगर किसी इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर कोई चेंज लाना है, तो सबसे पहले उसे सोना कम करना पड़ेगा। सो बेसिकली मेरी डे में मतलब मेरा जो स्टार्टिंग है वो मैंने बताया आपको 7 o'clock से होता है और रात के 12 बजे तक होता है। तो उस टाइम में हमें हर एक मिनट हमारे लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया, मैं आधे घंटे है वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स फिर लैंग्वेज कमांड उस पर यूज़ करती हूँ, आधा घंटा मैं अपने पेंटिंग्स को दूँ, आधा घंटा मैंने डांस को दिया। अब एग्ज़ाम है, उस टाइम हम कैसे मैनेज करें, सो वो डिपेंड करता है कि हम जो 1 घंटा स्टडीज़ करते हैं उसमें हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। सो जो हमारा शेड्यूल है वो नहीं बिगड़ेगा। नो डाउट एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर होता है, ये सब होता है, बट ठीक है, अगर उस टाइम हम टाइम मैनेज करके स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग से ही हम हर चीज़ें एक टाइमली अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने बताया कि आजकल जो यूथ की प्रॉब्लम है वो है स्क्रोलिंग, रील्स देखना, फिर मतलब 1 मिनट मोबाइल देखते हैं और कब 1 घंटा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। सो उसमें एक हमें कमांड ये लगानी चाहिए कि हमारे फ़ोन में एक सिस्टम भी होता है जिसमें होता है कि 5 मिनट्स का अलार्म है, तो वो लगा कर अगर हम 5 मिनट स्क्रोल करें, नो डाउट, क्योंकि स्क्रोलिंग भी ज़रूरी है। अगर हम अवेयर नहीं होंगे, आजकल हमारे मीन्स पूरे इंडिया में चल के आ रहा है, वो एक ज़रिया है हमारे लिए, तो अगर हम 5 मिनट्स का अलार्म लगा कर देखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप टाइम मैनेजमेंट ईजिली कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने अभी आगे भी ये चीज़ का वर्णन किया था कि आप जहाँ भी आप गई हैं, आपने ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल मेंशन की है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से आई हैं। सो एक ऐसा कोई वैल्यू, इनका कोई ओपिनियन जो आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंसिंग हो, जिस वैल्यू पे आप पूरा अपना कोर यू वॉक ऑन दैट वैल्यू, यू प्रीच दैट वैल्यू टू एवरीवन, कोई ऐसा एक ओपिनियन या वैल्यू शेयर करना चाहें तो? अब जैसे आपने बोला कि सरदार पटेल, मतलब मेरे लिए ये बोलते हैं ना कि एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेती हूँ। इनके नाम में ही एक बोलते हैं ना लौह पुरुष, इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है। सो मैं उनसे इंस्पायर तब हुई जब मैं मतलब 12th क्लास में थी और मैंने उनकी मीन्स काफ़ी न्यूज़ में वो आते रहते हैं, तो उसके थ्रू मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में ही जाना है और उनके यूनिवर्सिटी से ही मुझे उनका नाम, मतलब बोलते हैं ना कि उन्होंने मुझे इस तरह से इंस्पायर किया कि मैं मतलब जब भी ये सोचती हूँ कि नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, तो
आई ऑलवेज मैंशन, मैं अपने नाम से पहले उनका नाम लेती हूँ, बिकॉज वो मेरे रोल मॉडल भी है, मैं उनसे इंस्पायर भी होती हूँ और उनके जैसा भी बनना चाहती हूँ। उनकी कौन सी ऐसी 3 वैल्यूज़ हैं जो आप अडाप्ट करेंगी और दूसरों को भी कहेंगी कि अडाप्ट करें? मुझे सबसे पहली चीज़ उनकी अच्छी लगती थी, जो वो टाइम मैनेजमेंट करते थे। बिल्कुल। सेकंड, वो रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी बड़े ने उनसे ये बोला कि अगर आप इस जगह से हिलिए मत, बैठिए, या फिर अगर उनसे बोला गया तो वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनकी बात पहले मानते थे। सबसे मेन चीज़ यही है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। और थर्ड थिंग कि उनके जैसी पर्सनैलिटी, वो जिस तरह बोलते थे, जिस तरह लोगों के बीच में वो जाते थे, मुझे वो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं भी वही करती हूँ। ये तो सरदार जी की बात हो गई। कोई और ऐसा हिस्टोरिकल लीडर रहा हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जो आपको लगता हो कि इनकी आइडियोलॉजीज खरेखर और प्रमोट होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई? तो मैं ऑलवेज मेंशन करती हूँ, मैं एंड में हमेशा बोलती हूँ कि अब मैं अपनी वाणी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगी, ये वंदन की धरती अभिनंदन की। तो हाँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं, जो उनके कोटेशंस हैं, जो उनके बोलने का तरीका था, जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो मतलब जो सामने वाले लीडर्स होते थे वो भी सुनते थे। तो मतलब उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी कि उनसे कोई हेट नहीं करता था। हाँ, उनको मतलब और ज़्यादा उनको मतलब बोलते हैं ना कि उनकी जो कविताएं हैं युवाओं तक पहुंचानी चाहिए, जो काफ़ी इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। अगर एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले, आपके फेवरेट लीडर्स वो अगर आज के टाइम में अभी प्रेजेंट होते तो हाउ डू यू थिंक इंडिया अलग होता कंपेयर टू अभी के इंडिया से? सो मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर वो आज के टाइम में होते, बट मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी उनके मतलब बोल रहे हैं ना, उनके एक रास्ते, उनके पाथ पे चल रहे हैं। तो अगर वो इस टाइम में होते, मैंने जैसा बताया कि जो अपोजिशन है वो भी उनकी बातें सुनता था जी। तो आज जो मतलब काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हम न्यूज़ भी सुनते हैं, तो वो चीज़ें कम होती जी। और दूसरी चीज़ कि उनकी जो बोलने का तरीका है वो आज के युवाओं को ज़्यादा इंस्पायर करता है रेदर देन दैट, बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों तक उनकी बात पहुंच नहीं पाती थी प्रॉपरली। अगर आज के टाइम में वो होते और उनकी जो कविताएं हैं वो हर युवा तक पहुंचती, तो आज मीन्स उनको एक अलग ही युवाओं के अंदर जोश होता, मेरा मानना ये है। बिल्कुल। अगर आज के पॉलिटिशियंस को हम कहें कि आप 3 ऐसी क्वालिटीज़ उनसे विड्रॉ करें जिससे कि देश बेटर हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटीज़ विड्रॉ करने लायक हैं? डिसीजन पावर, उनका जो डिसीजन पावर मेकिंग था, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है जो आज के पॉलिटिकल्स लीडर को लेना चाहिए। दूसरा कि वो किस तरह बोलते थे, जब वो बोलते थे तो लोग सुनते थे, और आज के लीडर्स में ये क्वालिटीज़ थोड़ी मिसिंग लगती है, नॉट टू मच बट थोड़ी मिसिंग लगती है, बिकॉज लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं और नहीं भी करते, बट अटल जी ऐसे थे जिनको सुनना सब पसंद करते थे। तो हाँ, दूसरी क्वालिटी ये, और तीसरी क्वालिटी ये कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका एक रुतबा है, उनका नाम ही काफ़ी है बोला जाए तो। बिल्कुल। योर आंसर्स वर वंडरफुल, really beautiful, really insightful. So this was Jagriti and we are really glad कि वो हमारे इस पॉडकास्ट पे आई, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, उन्होंने हमें इतने सारे इंसाइट्स दिए, इतने वाइड ओपिनियंस दिए, उन्होंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर कर लिया। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, कि आज आपने यूथ के बारे में इतना बोला, डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, हर टॉपिक को हमने थोड़ा सा टच किया। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर यू एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, not exactly but then again as a political student who has represented yourself, what are the career lines in this path and how can one achieve it? एंड डू यू थिंक कि ये पर्टिकुलर करियर आगे जाके इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, नॉट जस्ट फॉर द इलेक्शंस बट ऑल्सो फॉर द एवरीडे लाइवलीहुड ऑफ द सिटीजन्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी कि अगर मुझे चांस मिले और एक्सपोजर मिले तो वाई नॉट, मैं जाना चाहूँगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरा मतलब इंटरेस्ट धीरे धीरे उस पाथ में जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आज के यूथ है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक युवा पॉलिटिक्स, मतलब युवा पॉलिटिकल लीडर की, जिससे वो इजीली कन्वे कर सकें।
सो हाँ, मैं अभी यही चुनना चाहूँगी कि मतलब मैं पॉलिटिकल करियर को एक बोलते हैं ना एक चांस लेके मैं ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। सो हाँ, आपने I can. कहा इंटरैक्शन, पब्लिक स्पीकिंग, बीच में आपने ये भी जिक्र किया था कि आप कविताएं लिखती हैं। जी। पेंटिंग्स तो नहीं दिखा सकते, मगर एक कविता सुना देते हैं ऑडियंस को। बेसिकली मुझे अभी कविता तो उतनी याद नहीं है। मैं हमेशा अटल जी की जो पंक्ति मेंशन करती हूँ अपने जी। जो स्पीच में, वही बोलूँगी कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। यहाँ हर कण कण में शंकर है, हर गली गली में, हर नदी नदी में गंगा है। हम जिएंगे भारत के लिए, मरेंगे भारत के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Very good, very good. Thank you so much, Jagriti. So this was Jagriti, and this is your host Akriti Singh. Keep watching Trending Talks. Subscribe to Trending Gujarat and like our channel. Subscribe to our channel. Keep watching. Thank you so much.